हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र कुमार केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रूम में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। आइए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बेस्ड है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। सीटेट एग्ज़ाम में जो 60 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन के आते हैं वो सीधे सीधे एनसीईआरटी से आते हैं। और एनसीईआरटी की आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी है, जो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। यदि आप मेरे साथ एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं आपको एनसीईआरटी का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, है ना। थोड़े डिटेल में नोट्स होंगे और आपको मेरे नोट्स के अलावा कोई भी किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी में 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर्स के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और ये जो 12 चैप्टर्स हैं इनमें हर बार पेपर में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी से। और क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है आज हम उसको शुरू करने वाले हैं। इसका चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा कि लोगों ने सबसे पहले रहना कहाँ शुरू किया था। तो कई लाख वर्ष पहले लोगों ने नर्मदा नदी के तट पर रहना शुरू किया था। यहाँ पे लोग आखेटक तथा संग्राहक थे। नर्मदा नदी के लोग क्या थे? आखेटक तथा संग्राहक। मतलब वो शिकार करते थे और शिकार करने के बाद में भोजन को इकट्ठा करते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोगों ने सबसे पहले रहना कहाँ शुरू किया था, तो नर्मदा नदी के आसपास। दूसरा पॉइंट है कि लोगों ने गांव बनाकर कहाँ रहना शुरू किया था। तो लोगों ने गांव बनाकर रहना सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ हैं, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के आसपास लोगों ने 8000 वर्ष पूर्व गाँव में रहना शुरू किया था। और इन्होंने गेहूँ, जौ की फसलें उगाना प्रारंभ किया। भेड़, बकरी, गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू भी बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। मतलब उन्होंने खेती के साथ साथ पशुपालन भी शुरू कर दिया था। और ये यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं गारो पहाड़ियाँ मेघालय में हैं। ये अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ था। मतलब यहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथक पहाड़ियों के आसपास तो लोगों ने रहना शुरू किया था, लेकिन कृषि का उतना विकास नहीं हुआ था। लेकिन गारो पहाड़ियों के आसपास आरंभिक कृषि का विकास हुआ था। और ये विंध्य पर्वत का उत्तरी क्षेत्र है ये वाला। यहाँ पर विंध्य के उत्तर में, विंध्य पहाड़ी जो है उसके उत्तर में क्या है? चावल उपजाया गया था। विंध्य पहाड़ी के उत्तर में चावल उपजाया गया था। फोर्थ पॉइंट देखेंगे सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। ये है सिंधु नदी। इसमें अगर हम यहाँ मैप में देखें तो ये है सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी और सतलज और ये व्यास। तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगरों का विकास हुआ। अगर ईसा पूर्व में की बात करें तो हम ये 4700 में से अगर जो वर्तमान के 2000 हैं वो घटा दें तो कितने हो जाएंगे? 2700। यानी कि 2700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगरों का विकास 2700 ईसा पूर्व यानी कि 2700 BC में आरंभिक नगरों का विकास हुआ। यह सिंधु सभ्यता का काल था। कौन सा काल था? सिंधु सभ्यता का। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। आपको याद रखना है गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और ये द्वितीय नगरीकरण था। उस समय क्या था? ये द्वितीय नगरीकरण था। आपको याद रखना है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में।
कहाँ, नर्मदा घाटी, और ये कहाँ है, एमपी में। नर्मदा घाटी कहाँ पर है, एमपी में। और थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। तो हम लोगों के बारे में जान सकते हैं, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। आखेटक शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में हम जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने बताया आपको, नर्मदा नदी के पास कई लाख वर्ष पहले लोगों ने रहना शुरू किया था, और ये आखेटक तथा संग्रहण का कार्य करते थे, और ये क्या थे, कुशल संग्राहक थे। जड़ों फलों को ये खाते थे। 8000 वर्ष पूर्व लोगों ने गांव बनाकर सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर इन्होंने रहना शुरू किया था। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हैं। ये क्वेश्चन 2014 में आया। इन्होंने कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया था। गारो पहाड़ियाँ मेघालय में हैं, यहाँ पर आरंभिक कृषि का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था, आरंभिक कृषि का। और विंध्य के उत्तर में चावल उपजाया गया था। विंध्य जो पहाड़ी है उसके उत्तर में क्या, चावल उपजाया गया था, आपको याद रखना है। और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी बताई थी मैंने, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। यहाँ पर 4700 वर्ष पूर्व, कितने, 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगरों का विकास हुआ, यानी कि लगभग 2700 ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व। और गंगा के दक्षिण में, याद रखना है, गंगा के दक्षिण में तथा इसकी सहायक नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था उसको किसके नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से। गंगा के दक्षिण में, याद रखना है आपको, गंगा के दक्षिण में जो क्षेत्र था, जो स्थान था, उसको किसके नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से जाना जाता था। ये पहला बड़ा राज्य था। मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे, उसमें से 10 गणराज्य थे और बाकी गणतंत्र थे। मतलब गणराज्य थे और बाकी राजतंत्र थे, जैसे काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ली, चेदी, वश। इनका हमें जो वर्णन मिलता है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है ना। यहाँ के जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं क्यों करते थे, पहला है कभी कभी लोग काम की तलाश में, और कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए यात्राएं करती थी, और व्यापारी व्यापार करने के लिए यात्राएं करते थे। धार्मिक गुरु थे, लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए यात्राएं करते थे। कुछ लोग नए एवं रोचक स्थानों को खोजने के लिए यात्राएं करते थे। कुछ लोग उपमहाद्वीप के बाहर से भी यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। मतलब जो वहाँ बाहर से लोग आए थे वहाँ हमारे यहाँ पर आकर बस गए और अपनी परंपरा अपने साथ में लेकर आए थे। ये जो हमारा प्यारा भारत है आज, उसके आप दो नाम देखते हैं, इंडिया और भारत। तो इंडिया इसका किसने नाम दिया, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है, इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम, कहाँ से, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस और नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा, इंडिया। जैसे ये मान लो सिंधु नदी बह रही है और ये हो गया पूर्वी हिस्सा, तो इसको इन्होंने क्या कहा, इंडिया कहा। इंडिया किसने, ईरानियों और यूनानियों ने। ये क्वेश्चन अब की बार आ सकता है कि भारत को इंडिया नाम किसने दिया, ईरानियों और यूनानियों ने। ईरानियों और यूनानियों ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो भरत नाम का कबीला था वो कहाँ पर रहता था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में, कहाँ पर, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। मतलब जो भरत कबीला था वो भारत के किस क्षेत्र में रहता था, उत्तर पश्चिम में रहता था। 2014 में 14 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भरत कबीला कहाँ पर रहता था, तो आपका आंसर क्या है, उत्तर और पश्चिम में रहता था।
और हमें इस चीज़ का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है कि भरत कबीला उत्तर पश्चिम में रहता था। इस चीज़ की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। और ऋग्वेद किस भाषा में लिखा है? संस्कृत में लिखा हुआ है। और ये कब की कीर्ति है? 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति है, मतलब रचना है। पुरातात्विक स्रोत, ये पांडुलिपि, अभिलेख, पत्थर, ताम्रपत्र, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र, मूर्तियां, औजार, हथियार, आभूषण, सिक्के, इनको किस में रखते हैं हम? पुरातात्विक स्रोतों में। साहित्यिक स्रोतों में, साहित्यिक स्रोतों में महाकाव्य जैसे रामायण है, महाभारत है, कविताएं, नाटक संस्कृत, प्राकृत, तमिल में लिखे गए हैं। पांडुलिपि को बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अतीत में हाथ से, किससे? हाथ से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि लैटिन शब्द मेनू से निकला है, जिसका अर्थ है हाथ। इसका अर्थ होता है हाथ। हाथ से लिखी पुस्तकों को क्या कहा जाता था? पांडुलिपि, है ना। अब ये पांडुलिपियाँ लिखी किस पर जाती थी? पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों और भोजपत्र पर लिखा जाता था। किस पर लिखा जाता? ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर ये पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। ये आपको याद रखना है, किस पर लिखी जाती? ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर। ये मिलती कहाँ है? मंदिरों और विहारों में। जो बौद्ध मठ होते थे, बौद्ध वर्षा के दिनों में जो भिक्षुणी होते थे वो एक स्थान पर रुकते थे, उनको विहार कहा जाता था। वहाँ पर पांडुलिपियाँ हमें देखने को मिलती हैं। पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। अभिलेख से भी क्वेश्चन पूछा गया कि अभिलेख क्या है? ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर धातु में कुछ भी हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकती है, तांबा हो सकता है, सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। इनमें राजाओं, रानियों सहित स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। अब पुरातत्वविद कौन होते हैं? पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। आपको ऐसे याद कर लेना है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते थे खान पान का पता लगाने के लिए, कि लोग पहले क्या खाते पीते थे, उस चीज़ का हमें पता लग सके, इसलिए इन चीज़ों को वो ढूंढते थे। स्रोत क्या होता है? पांडुलिपि, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। अतीत एक या अनेक, अलग अलग समूह के लोग, अलग अलग समूहों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। जैसे पशुपालकों, कृषकों का जीवन राजाओं, रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। मतलब इन लोगों के जीवन बिल्कुल अलग अलग थे। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। आम आदमी को अपना पेट भरना ही मुश्किल होता है, और ना ही इन लोगों को शिकारी, मछुआरों, संग्राहक, पशुपालक जो थे, इनको अपने कार्यों का लेखा जोखा रखने की कोई ज़रूरत भी महसूस हुई होगी। तिथियों का मतलब इतिहास और तिथियाँ। आपने बीसी और एडी के बारे में सुना होगा, ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में सुना होगा। ये बीसी के बारे में देख लेते हैं पहले। अंग्रेजी में बीसी की फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, शॉर्ट में लिखते हैं इसे ईसवी पूर्व। कभी कभी बीसी के स्थान पर बीसीई, बिफोर कॉमन इरा होता है, मतलब सामान्य काल से पहले। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2019 में पूछा गया है, केवल इसकी फुल फॉर्म में पूछ लिया। ईसा पूर्व का क्या मतलब है? कि ईसा के जन्म से पहले की जो बातें हैं। इसमें बिफोर, बीपी का अर्थ है बिफोर प्रेजेंट। अंग्रेजी में एडी, एनो डोमिनो, हिंदी में ईसवी कहते हैं। एनो डोमिनो 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी के स्थान पर सीई, कॉमन इरा का प्रयोग किया जाता है
है ना। तो एडी का क्या मतलब हो गया, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है ना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये हो गया बीसी और ये हो गया एडी। जो बीसी होता है वो उल्टा चलता है। जैसे हम ले लेते हैं 1750 या 563 बीसी, ये जबकि इधर को चलने में सीधा चलनी चाहिए 563 64 65 ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमें यहाँ पर 1 तक पहुँचना है, इसलिए ये उल्टा चलता है ना। और ये फिर सीधा चलता है 1 2 3 4 और ये 2020 तक आ जाते हैं। जैसे 8000 वर्ष पहले लोगों ने गांव बनाकर रहना शुरू किया गया था। अगर हम उसे ईसा पूर्व में बदलें तो उसमें से हम 2000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6000 बीसी। तो आप केवल याद रखना है कि बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बातें, वो उल्टा चलता है, और एडी और या सीई ये सीधा चलता है। ये पिछले वर्षों में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था, निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे। मैंने बताया था अभी, सुलेमान तथा किरतर पहाड़ियों के आसपास लोगों ने रहना शुरू किया था। आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो मैंने अभी बताया आपको, गंगा के दक्षिण का जो क्षेत्र था वो किसके नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से जाना जाता था। अभी भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये भी 2014 में क्वेश्चन आया है। और मैंने बताया आपको कि ये लोग कहाँ रहते थे, उत्तर पश्चिमी भारत में ये लोग रहते थे। अभी हमने पढ़ा है पांडुलिपियाँ और अभिलेखों पर निम्न 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार किए गए भोजपत्र पर लिखी जाती थी, सही है, मैंने अभी आपको बताया था। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं। अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ, तो अभिलेखागार में क्या होता है, जो ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ हैं तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। जो हमारी पुरानी किताबें हैं या किसी प्रकार के हस्तलिखित दस्तावेज हैं, उनको कहाँ रखा जाता है, अभिलेखागार में रखा जाता है ना। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गई थीं, तो मैंने बताया था ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखी गई थी। तो इसमें ताड़पत्र ऑप्शन दिया हुआ है, तो ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये 4 ऑप्शन तो फर्स्ट चैप्टर से हैं और एक ऑप्शन दे दिया है उन्होंने 6 चैप्टर से। नर्मदा घाटी का मैंने आपको बताया था कि ये लोग क्या करते थे, आखेट और संग्रहण, मतलब कई लाख वर्ष पहले लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया था और इनका काम क्या था, आखेट शिकार करना और भोजन का संग्रह करना। दूसरा वज्जी, ये क्या था, आरंभिक गणतंत्र। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, गणतंत्र क्या थे, राजतंत्र क्या थे, कब इनका विकास हुआ था। गारो पहाड़ियाँ मेघालय में है और मैंने बताया था आपको यहाँ पर आरंभिक कृषि का विकास हुआ था। गंगा घाटी मैंने बताया था कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पर नगरीकरण हुआ था, यानी कि द्वितीय नगरीकरण हुआ था। सिंधु और इसकी जो सहायक नदियाँ वहाँ के आसपास प्रथम नगर बसे थे, कब बसे थे, 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष
पूर्व। और ये BCE जो अभी डिस्कस किया है हमने, BCE का तात्पर्य 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिफोर कॉमन इरा है ना, यही ऑप्शन ठीक है, बिफोर कॉमन इरा। तो हमने आज एक चैप्टर कंप्लीट किया है। नीचे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।